तो हम देखते हैं मीन क्या होता है और मीन के प्रकार कितने प्रकार के हैं और मीन के डेटा में डेविएशन किस प्रकार का होता है। सबसे पहले इसमें मीन में उसका डेफिनेशन आता है कि यदि आपने कोई डाटा लिया हुआ है, उस डाटा में वो डेटा आपका x1, x2 और x3 जो xn तक के जो वैल्यू है वो सभी प्रकार के डेटा का जब आप मीन निकालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डेटा का आप क्या निकालते हैं, सम निकालते हैं। टोटल डेटा का आप एडिशन करते हैं और नंबर ऑफ डेटा को उसके साथ डिवाइड करते हैं तो आपका मीन जो है वो निकल जाता है। ज़्यादातर हम लोग मीन को एवरेज भी कहते हैं, औसत कहते हैं। दिए गए डेटा को आपस में ऐड करना और नंबर ऑफ डेटा के साथ उसका डिवाइड करना, ये कहलाता है आपका मीन। बेसिकली आप मीन में एवरेज ही निकालते हैं। अब यही मीन आप लोग मैक्सिमम टाइम आप पढ़ते आए हैं कि जब भी आपको कोई मीन या एवरेज को कैलकुलेट करने को कहा जाता है तो आप लोग सारे डेटा को एक साथ जोड़ते हैं और उतने नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर देते हैं, उससे उसका मीन निकल जाता है, या इसे क्या कहते हैं आप लोग, एवरेज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मीन का अर्थ केवल माध्य से होगा, एक ऐसा वैल्यू जो सारे डेटा वैल्यू का सबसे एब्सोल्यूट वैल्यू माना जाएगा, ये वैल्यू आपका मीन कहलाता है। मैंने फॉर्मूला में इंडिकेट किया भी हुआ है कि आप मीन को हम लोग इंडिकेट करेंगे यहाँ पे एक्स बार से, इसका यूज और आगे तरफ किया जाएगा। और जब इसका वैल्यू निकालते हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ये xn तक जाएगा और नंबर ऑफ n क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ डेटा कहलाएगा। अब उसके बाद अगला आता है टाइप्स ऑफ मीन। बेसिकली मीन जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है आपका अर्थमेटिक मीन। नॉर्मली हम लोग जो भी स्टडी करते हैं कॉमन जो, वो सभी के सभी अर्थमेटिक मीन के अंतर्गत आता है। दूसरा कहलाता है आपका जियोमेट्रिकल मीन और तीसरा कहलाता है आपका हार्मोनिक मीन। जियोमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन जो है वैसे तो नॉर्मली हम लोग सॉल्व नहीं करते, लेकिन कहीं कहीं पर इस डेटा का यूज किया जाता है। ये जियोमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन अर्थमेटिक मीन से बहुत डिफरेंट है। इसके अलावा दो और मीन है जिसका यूज किया जाता है, जो आप लोग पहले पढ़े भी होंगे, इसको मैंने यहाँ इंडिकेट नहीं किया है। एक है रूट मीन स्क्वायर करके एक आता है और एक आर्थोरोमिक मीन करके भी आता है। हालांकि उसका और बहुत कम डेटा है। रिसर्च के पर्पज पे जियोमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन का यूज किया जाना होता है। दूसरा आता है, तो स्टडी करते हैं आगे कि अर्थमेटिक मीन आपका क्या होता है, किस प्रकार से हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन और सिंपली मीन ऑफ जस्ट ए लिस्ट ऑफ अ नंबर इज द सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ नंबर्स। तो दिए गए नॉर्मल प्रकार के जो मीन होते हैं वही आपका अर्थमेटिक मीन कहलाता है। जो मैंने यूज किया हुआ था ये वाला जो आपका फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 वो xn तक जाएगा डिवाइडेड बाय n। सपोज हमारे पास कोई डेटा है 3, 5, 9, 5, 7, 2, हमारे पास 6 डेटा है। तो ये 6 डेटा को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। और नंबर ऑफ डेटा 6 है तो ये ऐड होगा आपका 31 डिवाइडेड बाय 6, तो आपका वैल्यू आया 5.6। सारा कि आप देखेंगे कि 5 पॉइंट वैल्यू इन 6 डेटा में से किसी भी डेटा को मैच नहीं करता, लेकिन 5.16 द नियरेस्ट डेटा ऑफ ऑल द डेटा, ये 5.16 जो है वो इंडिकेट करता है कि ये सभी डेटा का सबसे नियर डेटा है जो आपस में एक दूसरे को क्या करेगा, कोरिलेट करता है। ये कहलाएगा अर्थमेटिक मीन। ये बहुत कॉमन प्रकार का मीन है जो आप लोग बहुत बार सर्च करते हैं। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपके बुक में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिए भी गए हैं। हम लोग नेक्स्ट मीन की तरफ चलते हैं। दूसरा आता है जो थोड़ा सा हल्का सा टफ है, इससे वो कहलाता है आपका जियोमेट्रिकल मीन। शॉर्टकट हम इसे जीएम करके इंडिकेट करते हैं, जियोमेट्रिकल मीन। जियोमेट्रिकल मीन जो है is the average that is useful for sets of positive numbers that are interpreted according to their products, as is the case of with rates of growth or not their sum as the case of with arithmetic mean। जियोमेट्रिकल मीन निकालते समय हमें यह ध्यान देना होता है कि जब तक ये स्पेसिफिक पर्पस में न पूछा जाए कि हमें जियोमेट्रिकल मीन निकालना है, तब तक आप उसको नहीं निकालना। जियोमेट्रिकल मीन का मतलब ही होगा कि इसे जियोमेट्रिकल डेटा की तरह इसका वैल्यू किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास को जियोमेट्रिकल डेटा के तौर पे दो डेटा दिया गया है 4 और 3 और हमें इसे निकालना है। तो फार्मूला तो आपको दिख रहा होगा कि जियोमेट्रिकल मीन का फार्मूला अंडर द रूट n है और x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऐसा मल्टीप्लाई करके xn, सभी डेटा के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और जितने बार डेटा रहेगा वो उसके पावर में जाएगा।
पावर आप लेते हैं तो उसमें डेटा आप लेंगे जैसे अंडर रूट 2 और 4 × 3, जैसे आपने बोला कि 4 और 3 का आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो 4 और 3 के मीन के लिए n नंबर ऑफ डेटा आपका 2 है, तो 2 रूट दी 2 आपको ऑलरेडी वैसे 2 रूट में आता है, 4 × 3 आएगा, तो अंडर रूट 12 आएगा। अंडर रूट 12 को आप लिख सकते हैं 2 रूट 3 है तो आपको पता है, तो इसका वैल्यू आएगा 3.46। ये 3.46 जो है वो 4 और 3 का क्या कहलाएगा आपका जियोमेट्रिकल मीन कहलाएगा। एक थोड़ा सा इससे हल्का सा टफ अगर एग्जांपल की तरफ जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास मान लो 5 डेटा दिया गया है, 4, 36, 45, 50, 75। मैं चाहूंगा कि साथ सभी लोग ये मेरे साथ करें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। 4, 36, 45, 50, 75 अगर आपके पास डेटा दिया हुआ है तो आप इसका जियोमेट्रिकल मीन निकालेंगे तो इसमें n की वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि हमारे पास डेटा क्या है, 5 है। तो आप क्या करें, सबसे पहले सबको क्या करें, स्मॉल पार्ट्स में क्या करें, डिवाइड करें। तो आप जैसे 4 को तो वैसे ही रख सकते हैं, उसके बाद आपका आएगा 36, 36 को लिख सकते हैं 9 चौके 36, या लिख सकते हैं कि 4 × 3 × 3 करके लिख सकते हैं, 4 × 3 × 3, 4 × 12 या 36, आप ऐसा लिख सकते हैं। साथ ही आप ये लिख सकते हैं जो 45 है, 45 है, उसे आप लिख सकते हैं 3 × 5, 3 × 5 = 15 और 15 × 3 = 45, फिर 3 आपका आ जाएगा, मतलब 3 × 5 × 3 आप लिख सकते हैं। उसके बाद 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 को 5 दूने 10, 10 पंचे 50, मतलब 5 × 2 × 5 ऐसा भी लिख सकते हैं। और 75 को भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 5 × 5 मतलब आपका 25 और इंटू 3 आ जाएगा, 5 पंचे 25 या 75, ये इस प्रकार से आ जाएगा। ये पूरे डेटा को आपको 5 का पेयर बनाना होता है। 5 का पेयर इसलिए क्योंकि इसमें इसके रूट्स में 5 है, 5 का रूट का मतलब है कि ये सभी का 1/5 1/5 का पावर है। तो मैंने सभी के 5 के पेयर्स बनाए, 4 को और ब्रेक डाउन किया 2 × 2 करके, फिर 4 को ब्रेक डाउन किया 2 × 2, एक जगह और आपको 2 दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से मैंने 2 का 5 का आपका पेयर बनाया, फिर 3 का 5 का पेयर बनाया, फिर 5 का पेयर बनाया। इस प्रकार से मैंने 2 की पावर 5 × 3 की पावर 5 × 5 की पावर 5, सभी का मैंने 5 को एक साथ कंबाइन किया 2 × 3 × 5, तो आपको देखेंगे ये 30 होगा, और 30 का पावर 5 है, और इसके वर्गमूल जो 5 है उसे आप लिख सकते हैं 1 की पावर 5। तो आप जानते हैं कि अंदर के पावर 5 और बाहर के पावर 5 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसका मतलब जो दिए गए डेटा था उसका जो आपको जियोमेट्रिकल मीन निकला वो क्या निकला, 30 निकला। ये सभी को दिखाई दे रहा है और समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया गया है। हेलो हेलो, समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट किया गया है? मेरी आवाज कट रही है, आप आवाज अभी आ रहा है क्लियर? चलिए ठीक है, ये क्लियर हुआ? क्लियर सभी को नहीं आ रही है, किसी एक आध को प्रॉब्लम है? ये नेटवर्क इशू है, थोड़ा देख लो चिरेन। हम लोग दूसरे ये दूसरा था जियोमेट्रिकल मीन, इनसे रिलेटेड जो भी जियोमेट्रिकल मीन से डेटा आएगा आपको इसे ऐसे ही सॉल्व करना है। इसमें और एग्जांपल आप चाहे तो ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना चाहेंगे इससे रिलेटेड? चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं, टाइम थोड़ा सा कम है। चलिए ठीक है, हम लोग और चर्चा कर लेंगे बाद में। अगला आता है आपका हार्मोनिक मीन, तीसरा मीन। हार्मोनिक मीन is an average which is the useful for sets of number which are defined in the relation to some units, as in the case of speed। स्पीड के केस में इसका यूज कर सकते हैं आप। बहुत सारे डेटा आपको मान लो जैसे डिस्टेंस के पर्पस पे आप उसका मान निकालना चाहें, वहां पे हार्मोनिक मीन का उपयोग किया जाना होता है। हार्मोनिक मीन के लिए फॉर्मूला है n is the number of data and divided by 1/x1 plus 1/x2 plus 1/x3 plus 1/x की पावर xn होगा। तो इस प्रकार से जो भी डेटा दिया रहेगा उसे आपको रिवर्स डेटा करना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जब उसका डेटा निकालेंगे तो आपको वहां निकलेगा। जो डेटा मैंने हार्मोनिक मीन में लिया था वही डेटा मैं वापस एक बार लेता हूँ। 4, 36, 45, 50, 75, ये 5 डेटा मैंने आपके सिंपल में भी लिया था, कौन से में, जियोमेट्रिकल मीन में भी लिया था, वही फिर एक बार रिपीट करता हूँ। तो
n का मान आपका 5 है और आपके पास डेटा है 4, 36, 45, 50 और 75। सपोज x1 का मान आपका 4 है तो आपने उसे 1/4 कर दिया, x2 का डेटा 36 है तो उसने आपने 1/36 कर दिया, x3 का डेटा 45 है तो आपने उसे 1/45 किया, 50 है तो आपने इसे 1/50 किया, 75 है तो आपने इसे 1/70 किया। आपको इसका क्या निकालना है ये आप याद रखें। सबसे पहले तो इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा आपको एलसीएम। मैंने लिखा है फाइंड द एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करते होंगे, सभी डेटा को एक साथ आप लेते हैं और उसके बाद क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। कैसे एलसीएम निकालते हैं, सभी लोग निकालना जानते हैं एलसीएम? हेलो, एलसीएम कैसे निकालते हैं, निकालना जानते हैं ना सभी लोग? कैसे निकालते हैं एलसीएम? ये इस प्रकार से 4, 36 फिर 45, हाँ उसके बाद ये निकालते हैं 75 इस प्रकार से। ठीक है, तो आप ये एलसीएम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, आप 2 से डिवाइड करते हैं तो अब 2 से आएगा, ये 18 होगा। ठीक है, उसके बाद ये तो डिवाइड नहीं होगा 45, इसका आप 25 लिख सकते हो, इसको आप 75 लिख सकते हो। फिर ये 2 से फिर डिवाइड होगा तो आप इसे 2 का और ये इसे 9 टाइम जाएगा, ये 45 एज इट इज लिखना पड़ेगा, 25 एज इट इज लिखना पड़ेगा, 75 एज इट इज लिखना पड़ेगा। फिर आप इसे चाहे तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो 5 लिखोगे, 5 से डिवाइड करोगे 1 और 9 तो अनचेंज रहेंगे। फिर आप 45 को 9 टाइम और लिख सकते हैं, फिर 5 इंटू 5 और ये 25 15 आएगा, 15 या 75, इस प्रकार से आप इसे 15 करके लिख सकते हैं। फिर आप इसे 5 से एक बार और डिवाइड कर सकते हैं, आप देखेंगे इसमें 1 आएगा, 9 आएगा, फिर 9 आएगा, ये 1 टाइम जाएगा और ये 3 टाइम, उसके बाद 3 से डिवाइड कीजिए। इस प्रकार पूरे जो डिवाइड होंगे उस पूरे डिवाइड वैल्यू को आप लेंगे और जैसे जो भी डाटा आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को, फिर 5 से करोगे, फिर 5 से करोगे, इधर और जो 3 आएगा उससे आप लगातार डिवाइड करोगे। टोटल डिवाइड करने पर आपको जो मान आएगा वो आएगा आपका 900। कितना आएगा, 900 आएगा। इस 900 के साथ पूरे को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, 9 इंटू 1/4, 9 इंटू 1/4 करोगे तो आपका कौन सा वाला डेटा आएगा, 225 आएगा। फिर 900 इंटू 1/36 करोगे तो आएगा 25। फिर 9 इंटू 1 क्या करोगे 45 तो आएगा 20। फिर 900 इंटू 1/50 करोगे तो आएगा 18। फिर 900 इंटू 1/17 करोगे तो आएगा 12। इस प्रकार से ऊपर के डेटा और नीचे के डेटा में ये सॉल्व करने पे आता है। उसके बाद आप जो आया था ऊपर को ऐड करोगे तो 300 आएगा, नीचे को ऐड करोगे तो 900 आएगा। इस प्रकार से इसका वैल्यू आ जाएगा 1/3 और उसके बाद इस 1/3 से आप इसे रिवर्स करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 5 इंटू 3 हो जाएगा और ये वैल्यू कितना आ जाएगा 15। इसका मतलब हमारे दिए गए इस डेटा का मान आया 15। ये कहलाएगा आपके लिए हार्मोनिक मीन का डेटा। ये समझ में आया, क्लियर हुआ? ये किस प्रकार से निकाला है मैंने इसको? हेलो, ये क्लियर हुआ? निकाल लोगे? पहले सभी का एलसीएम निकालना, ये तो तय है। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बता दिया। जो एलसीएम निकलेगा उस एलसीएम को आपस में गुणा करना है। गुणा करने पर जो मान आएगा उससे सभी के साथ इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करना है। सभी के साथ इंडिविजुअल मतलब 1/4 के साथ 900 को गुणा करोगे तो 4 और 900 से कैंसिल होगा। तो कैंसिल होने के बाद जो डाटा आएगा उस डाटा के साथ आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मान आएगा उसे आप वहीं पे लिखोगे जहां पे 1/4 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर 1/36 के साथ 900 को मल्टीप्लाई करोगे तो 36 से 900 को काटोगे, कैंसिल करोगे तो 25 बार में जाएगा। तो जहां पे 1/36 लिखा वहां क्या लिखोगे, 25 लिखोगे। फिर 1/45 जहां पे लिखा हुआ है उसको फिर 900 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। फिर जो मान आया 20 उसको 1/45 की जगह में लिखोगे। ये आपको प्रोसेस पूरा करना होता है। एलसीएम निकालने का यही तरीका होगा। ठीक है, आप एक बार करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट्स पे, अगले पॉइंट्स पे आते हैं। हमने इसी डाटा का जो हमने जियोमेट्रिकल मीन निकाला था तो उसका मान आया था 30। ठीक है, इसी का हमने हार्मोनिक मीन निकाला तो मान कितना आया, 15 आया। अब इसका हम लोग इसी डाटा का एक बार क्या निकाल के देखते हैं,
सिंपल अर्थमेटिक मीन निकाल के देखते हैं। सिंपल अर्थमेटिक मीन कितना आएगा, 4 प्लस 36 प्लस 45, सभी लोग निकालिए, प्लस 50 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 5, 5 से है इसका डेटा, मान निकालिए इसका। तो 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 40 और 50 कितना हो जाएगा, 90, और 90 और इधर आ जाएगा आपका 120, तो 90 और 120 कितना हुआ, 90 और 120 कितना हुआ, 210, 210 होगा, 210 बटे क्या हो जाएगा 5। आप इसे सॉल्व, हाँ तो कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल होने पर कितना बच जाएगा, 5, 200 से मल्टीप्लाई होता है तो 42 आएगा, ये 42। ठीक है, तो अब इसमें अब तीन चीजें आती हैं, क्या क्या की चीज आएंगी इसमें, इसको समझते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि इसमें सबसे पहला हमारा सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसका आया, अर्थमेटिक मीन का आया। अर्थमेटिक मीन का मान कितना आया आपका, 42। और उसके बाद आया जियोमेट्रिकल मीन का, जियोमेट्रिकल मीन का मान कितना आया, 30। और लास्ट में आया तुम्हारा हार्मोनिक मीन का। डाटा सेम था, डाटा हमने बदला नहीं है, डाटा हर बार आपका सेम था। तो इससे पता चलता है कि किसी भी डाटा का, सम ऑफ डाटा का हम लोग क्या निकालते हैं, तीनों मीन निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको हमेशा किसका मिलेगा, अर्थमेटिक मीन का मिलेगा, देन आफ्टर किसका मिलेगा, जियोमेट्रिकल मीन का मिलेगा, और लास्ट में किसका मिलेगा आपको, हार्मोनिक मीन का। तो अगर आपको कोई पूछे कि अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन में कितने का डिफरेंस है और क्या डिफरेंसेस है, तो ये आपको इस डाटा का एग्जांपल दिखाकर आपको डिफरेंसेस बता सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन में आपस में क्या रिलेशन है और कौन सा डेटा सबसे बड़ा होता है। तो अर्थमेटिक मीन सबसे क्या आएगा, बड़ा आएगा, देन आफ्टर जियोमेट्रिकल मीन, देन लास्ट वन आपका हार्मोनिक मीन आएगा। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट है, आप लोग सॉल्व करके देखें मैथमेटिकल प्रॉब्लम, तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला आता है हम लास्ट पॉइंट, सम एग्जांपल ऑफ मीन और एवरेज। तो एक एग्जांपल तो ये पहले ही दे दिया था मैंने, फिर एक एग्जांपल और देख लो। इसमें इसमें एक नया सवाल ये दिया गया है कि इसमें P को अननोन रखा गया है। P आप नहीं जानते P क्या है, मतलब सवाल आपसे पूछा गया, इफ द मीन ऑफ 6, 4, 7, 8 एंड 10, 6, 4, 7, 8 और सॉरी 6, 4, 7 P और 10 का मीन है 8। मीन वैल्यू दिया गया है आपको, मीन वैल्यू कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, अननोन P है और आपको P का मान निकालना है। तो मीन के फार्मूला पे मीन इज इक्वल टू टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल डेटा नंबर। तो आपने 8 वैल्यू रखा और टोटल सबको आप 8 करेंगे तो आपके पास डेटा आएगा 27 प्लस P अपॉन 5। P को आप पक्षांतर करेंगे तो P और 8 का मल्टीप्लाई होगा और आएगा 40। 40 इज इक्वल टू 27 प्लस P, आप 27 को पक्षांतर कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगा। ये आपके बुक में दिया गया सवाल है। एक और सवाल नीचे दिया गया है, ये भी आपके बुक में दिया गया है, सेम है इसमें भी। इसमें बस आपको थोड़ा सा डेटा के डेविएशन और करेक्ट मीन के वैल्यूज को पूछा गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं इस वैल्यू को भी, ये मिल जाएगा आपका। अगला आता है जो पूछा जाता है अधिकतर बार आपके एग्जाम में, वो है अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा। अभी जो हमने जो एग्जाम्पल दिया था उसमें डाटा जो था वो फ्रीक्वेंसी में नहीं थी, मतलब एक बार डाटा को एक ही बार दिया गया था, जैसे 4 एक ही बार था, 9 एक ही बार था, 45 एक ही बार था, 50 एक ही बार था। तो आप देखेंगे इसमें डेटा जो है वो अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। अनग्रुप्ड डाटा मतलब किसी भी डाटा को फ्रिक्वेंट नहीं किया गया था, आवृत्ति नहीं किया गया थी, पुनरावृत्ति नहीं की गई थी। लेकिन मान लो आपके पास डेटा में पुनरावृत्ति की जाती है और ग्रुप डाटा आता है। ग्रुप डाटा मतलब एक जैसे नंबर्स को ज्यादा बार रिपीट किया जाता है। ऐसे कंडीशन में इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुल मिलाकर 3 प्रकार के मेथड होते हैं। एक पहला डायरेक्ट मेथड कहलाता है, दूसरा शॉर्टकट मेथड या लघु विधि कहते हैं, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। स्टेप डेविएशन पद विचलन विधि कहते हैं हिंदी में इसे, शॉर्टकट मेथड लघु विधि कहा जाता है, और डायरेक्ट विधि प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। आपने शायद मेरे ख्याल से 10th लेवल में, लेवल 10 में आपने शायद लघु विधि और पद विचलन विधि से आपने औसत या माध्य को आपने हल किया हुआ है, शायद मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। तो हमारे सिलेबस में फिलहाल शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड का जिक्र नहीं है, इसलिए हम ये दो मेथड जो है शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है तो आप जो है 10th का बुक उठा के देख लेना, वहाँ डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड दिया हुआ है, पढ़ने की इच्छा होगी तो पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट मेथड।
डायरेक्ट मेथड से दिए गए डेटा का क्या निकालना होता है आपको? पहले तो आपको क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज, इसका फॉर्मूला है। दिया गया डेटा दो प्रकार से रहेगा, एक तो x का वैल्यू दिया जाएगा, x मतलब वो डाटा, और f वैल्यू दिया रहेगा कि x डाटा का रिपीटेशन कितनी बार किया गया है, दैट इज द कॉल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे x1 का रिपीटेशन जितनी बार किया जाएगा उसे हम f1 से इंडिकेट करेंगे, x2 का रिपीटेशन जितनी बार किया जाएगा उसे f2 से इंडिकेट करेंगे, x3 का रिपीटेशन जितने बार किया जाएगा उसे f3। इस प्रकार से आपको x की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी जाएगी, उसके बेसिस पे आपको ये x बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला आपके पास दिया गया है, समेशन ऑफ fi डिवाइडेड बाई n, fi जहां पर और xi जहां पर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज और नंबर ऑफ डेटा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा, मतलब फ्रीक्वेंसी का जो टोटल नंबर रहेगा वो n होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल नंबर रहेगा वो n होगा। फ्रीक्वेंसी मतलब जितनी बार उसे रिपीट किया गया उस डाटा की संख्या। इस पर एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है दिया है, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। आपको नहीं पूछेगा, वो नहीं बताएगा कि इसे सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट मेथड का यूज करें, स्टेप डेविएशन का मेथड यूज करें, वो डायरेक्ट बोलेगा दिए गए डेटा का आपको क्या निकालना, मीन निकालना। जैसे इसमें x की वैल्यू दी गई है 4, 6, 9, 10 और 15, और f की वैल्यू दी गई है 5, 10, 10, 7, 8। f मतलब है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब 4 अंक जो है 5 बार रिपीट हुआ है, 6 अंक 10 बार रिपीट हुआ है, 9 अंक 10 बार रिपीट हुआ है, 10 अंक जो है 7 बार रिपीट हुआ है, और 15 अंक जो है वो 8 बार रिपीट हुआ है। रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी से इंडिकेट की गई है। तो हमारे फार्मूला में हमको निकालना है fi इंटू एक्स आई, मतलब f और x का मल्टीप्लीकेशन। तो हमने कॉलम बनाया x के लिए और f के लिए और आपस में मल्टीप्लाई किया, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। ठीक उसी प्रकार 6 इंटू 10 करोगे तो 60 आएगा, 9 इंटू 10 90 करोगे, 10 इंटू 7 करोगे 70, और 15 इंटू 8 क्या आ जाएगा आपका 120। इस प्रकार से दिए गए डेटा को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दो मान आएगा, फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो n का मान निकल जाएगा, और ये टोटल डेटा को आप ऐड करेंगे तो आपका fi का समेशन निकल जाएगा। आपके पास मीन का फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू एक्स बार, या आप जैसा निकालते हैं अर्थमेटिक मीन। तो जो डेटा दिया रहेगा 360 डिवाइडेड बाई आपका मान आ जाएगा 360 अपॉन क्या आ जाएगा n, तो 360 अपॉन 40 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। ये आपका क्या निकल जाएगा, आपका अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। दिए गए ग्रुप डाटा का अर्थमेटिक मीन इस प्रकार निकाल सकते हैं। अच्छा पूछेगा नहीं आपको अर्थमेटिक मीन, आपको बस मीन निकालना है, तो समझ जाना हमको इसी मेथड का यूज करना पड़ेगा। अब इसमें एक आध सवाल कुछ अननोन प्रकार का हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जैसे n की जगह 9 की जगह कोई x वैल्यू दे दे, x दे दे, x मतलब अननोन है, आपको वो हल करना है। या ऐसा दे सकता है f की जगह 7 और 7 की जगह कुछ x या y या z दे दे, तो आपको सॉल्व ऐसे ही करना है। बस वो अननोन जो डेटा रहेगा उसको आप बाद में अलग से सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व करने के दौरान हो जाएगा उसका सॉल्यूशन। ये सवाल जो है वो जियोमेट्रिकल से मीन से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, इसी से आता है। ठीक है, अगला आता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब दिए गए औसत मानों में बाकी मानों का जो मान आता है उसके साथ उसका विचलन किस प्रकार से होता है, वो कहलाता है आपका मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को कैलकुलेट करते समय आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो आपको डिटर्मिनेशन द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रिजल्ट, ये आपका पहला स्टेप है। सबसे पहले आप अर्थमेटिक मीन निकालेंगे दिए गए रिजल्ट्स का। दूसरा, कैलकुलेट द डेविएशन ऑफ ईच मेजरमेंट फ्रॉम द मीन। उसके बाद मीन के साथ जो माध्य आया है, जो एवरेज आया है, उसका सभी के साथ इंडिविजुअल क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे कि कितना कितना डेविएशन आया है, और उसके बाद लास्ट में जो डेविएशन आएगा उसको क्या कर देंगे, m से डिवाइड कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल मीन डेविएशन कितना आया। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे इसमें mn जो दिया होगा वो मीन है, और m क्या कहलाएगा, वो डिफरेंस है जो हर डाटा के साथ उसका आता है, और n हो जाएगा नंबर ऑफ डेटा, जहां पे d बार को हम मीन डेविएशन से इंडिकेट करते हैं। एक एग्जांपल पर डिस्कस करते हैं। मान लो हमें डेटा दिया गया है 46.62, 46.47, 46.64, 46.76, 46.53, 46.60, 46.71, 46.60, 46.71। इस प्रकार से हमें 9 डेटा दिया गया है। हमें इन 9 डेटा के लिए क्या निकालना है, मीन डेविएशन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीन निकालते हैं। सभी को हमने जोड़ा और जोड़कर 9 से क्या किया, भाग दिया। जो मान आएगा वो हमारा मीन है या अर्थमेटिक मीन है। अब इस मीन वाले डाटा को हमने सभी के साथ क्या करेंगे,
इंडिविजुअल माइनस करेंगे। इंडिविजुअल माइनस करने का मतलब क्या है कि मुझे 46.672 को 46.62 से क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने पर आएगा 0.007। अब इसका इसके साथ माइनस करने पर आएगा 0.157, इसका इसके साथ माइनस करने पर आएगा 0.103। इस प्रकार से आप 9 डेटा के साथ इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपको दिखेगा कि मीन के साथ उस डेटा में और मीन वाले डेटा में कितना क्या डेविएशन आ रहा है। तो जो डेविएशन आया वो पूरे का पूरा मीन क्या था, डेविएशन था। लेकिन अभी पूरे डेटा डेविएशन डेटा को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के बाद जो मान आया वो आपका डेविएशन मान आ गया। अब डेविएशन मान को भी क्या करना है, आपको एवरेज निकालना है, तब ये क्या निकलेगा आपका मीन डेविएशन। तो पूरे डेविएशन को मैंने क्या किया, ऐड किया और 9 से डिवाइड किया। तो 9 से डिवाइड करने पर आया कि एवरेज जो डेविएशन हो रहा है सभी डेटा के साथ उसका मान आता है 0.070। 0.070 ये कहलाएगा मीन डेविएशन। अगर आप मीन डेविएशन को एज अ परसेंटेज निकालते हैं या इसे रिलेटिव निकालते हैं कि रिलेटिव मीन डेविएशन कितना हुआ, मतलब एग्जैक्ट डाटा के साथ उसमें कितना परसेंट का डेविएशन आया, ये आपको निकालना है। तो ये रिलेटिव मीन डेविएशन कहलाता है। रिलेटिव मीन डेविएशन निकालने के लिए आपको उस डेटा का फॉर्मूला याद रहना पड़ चाहिए। पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा कि डेविएशन ओवर एवरेज डेविएशन कितना हुआ, तो 0.70 डेविएशन एवरेज डेविएशन हुआ। फिर डिवाइडेड बाय टोटल मीन वैल्यू कितना आया था, 46.627, उसको 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे। जो मान आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका ओवरऑल रिलेटिव मीन डेविएशन कहलाएगा। इसका रिलेटिव मीन डेविएशन मतलब 0.15%। इसका मतलब पूरे डेविएशन के साथ अगर देखेंगे तो हमें 0.15% का विचलन दिखाई देता है सभी प्रकार के डेटा में, औसत जो आपको डेविएशन दिखाई देता है। तो ये कहलाएगा आपका मीन डेविएशन और रिलेटिव मीन डेविएशन। इस प्रकार से